हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल बेग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 8 के अंतर्गत सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि कोशिका की संरचना क्या है और उनके कार्य क्या क्या है, या हम सेल किसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन विच इज़ द सेल. Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेन का बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है वो हम सेल को बोलते हैं, यानी किसी भी अंग का जो सामान्य रूप से जो संरचनात्मक इकाई है या कार्यात्मक इकाई है उसको हम सेल बोलते हैं। सेल को हम ब्रिक्स के माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं, यानी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं और बहुत सारा ईंट मिलाते हैं तो वो एक वाल क्रिएट करता है, अर्थात दीवार क्रिएट करता है। ठीक उसी प्रकार सेल हमारे बॉडी के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सेल को जिस प्रकार ब्रिक को असेंबल करने का काम करते हैं, सेल को भी असेंबल अगर हम करते हैं तो ये सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है, देन टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल का खोज कैसे किया गया था, इसके बारे में। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partition boxes or compartments in the cork slice. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा 1665 में एक ऑब्जर्वेशन किया गया था, यानी एक अन्वेषण किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क नामक सेल लिया। कॉर्क कहने का मतलब हुआ कि वो एक ट्री का कोई पार्ट था, यानी बार्क ऑफ द ट्री, यानी उसका छाल, जिसको उनके द्वारा एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंतर्गत उसको मैग्नीफाई करके देखा गया, यानी आवर्धित करके देखा गया। और उन्होंने उस स्लाइस को, जो कॉर्क का स्लाइस था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने नोटिस किया कि उस बार्क ऑफ ए ट्री, यानी जो कॉर्क सेल है, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यानी बहुत सारे खोखले खोखले हिस्से। यहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशन का एक चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये लाइनिंग है और ये ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बना हुआ है। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनीकॉम, और ये बॉक्स जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक उसी प्रकार दिखाई देते हैं। These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Who coined the term cell for each box? उन्होंने इस बॉक्स को हनीकॉम्ब से कंपेयर किया, यानी ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखा हुआ एक संरचना था, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उस जो वो बॉक्स है वो एक दूसरे वाल से सेपरेट है, यानी अलग अलग है, और रॉबर्ट हुक द्वारा उसका नाम सेल रखा गया, जो प्रत्येक बॉक्स था। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. और जो सेल उन्होंने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखा वो वास्तव में डेड सेल थे। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. अब अगर हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल चाहिए तो हमारे पास और भी बहुत ही अच्छे प्रकार का माइक्रोस्कोप होना चाहिए। माइक्रोस्कोप कहने का मतलब कि सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, ताकि हम छोटे से छोटे वस्तु को मैग्नीफाई करके बहुत अच्छे से जांच करें, उसको ऑब्जर्व करें और देखें कि ये क्या है। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification.
पहले के टाइम में हमने उतना सेल के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, लेकिन आज के समय में हम सेल के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिसमें उसके स्ट्रक्चर और उसके कार्य का वर्णन है। और यह सब संभव हुआ कैसे, तो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप करने का मतलब हुआ कि हमने माइक्रोस्कोप में धीरे धीरे परिवर्तन लाया और उसका जो मैग्नीफिकेशन जो पावर था उसको भी हाई किया, यानी बढ़ाया। The cell, both bricks in a building are cell of living organism are basic structural unit। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हम ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। और अदर साइड एक सेल का उदाहरण लेते हैं, जो कि एक ऑर्गेन को क्रिएट करने के लिए एज ए बेसिक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट हुए। Scientists observe and study the living cell by using microscope which magnify objects. Stain are used to color parts of the cell to body the detailed structure। साइंस जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये भी ऑब्जर्व किया गया कि उनका स्टडी लिविंग सेल का कैसे किया जाए, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के यूज से, जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है। और जो स्टेन्स थे, ताकि हम जानते हैं कि जो डाइज है, जो सेल के कलर पार्ट के बॉडी को एक वो क्या करते हैं, डाई करने का काम करते हैं, और उनके संरचना के बारे में हम डिटेल अध्ययन करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप एंड साइजेस एंड नंबर ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म में मिलियंस सेल पाया जाता है, जो कि डिफरेंट शेप और साइज के पाए जाते हैं, और उनके संख्या में भी डिफरेंस होता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई एलिफेंट है और कोई ऑक्स है, तो एलिफेंट का सेल का बात करें और ऑक्स का सेल का बात करें, तो दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में कमी आएगा, यानी नंबर ऑफ सेल में किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। यहाँ पे एक ओनियन पिल दिखाया गया है कि ब्रिक वॉल को कैसे हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, यानी एक एक ब्रिक को हम क्या किए, सजाए, तो एक वाल के रूप में क्रिएट हुआ। और एक एक ओनियन पिल को जब हम सेल को जोड़ते हैं तो एक टिश्यू के रूप में ये क्रिएट हुआ। नंबर ऑफ सेल, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। हमारे बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस संख्या में कोशिका घूमते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वैरी इन शेप्स एंड साइजेस। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी में भी सेल की संख्या ट्रिलियन पाई जाती है, जिसका अलग अलग शेप और साइज है, और ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो सेल है वो अलग अलग प्रकार के फंक्शन को करने का कार्य करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट है मल्टी सेलुलर और एक है यूनिसेलुलर, यानी एक है बहुकोशिकीय और एक है एक कोशिकीय, यानी बहुत ज़्यादा कोशिका वाले, यानी जिस एनिमल में, जिस ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, जिसमें मल्टी का मतलब होता है मेनी अर्थात बहुत, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डजंट इन एनी वे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर के तुलना में ज़्यादा होते हैं। अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रियात्मक कार्य होते हैं, जो भी फंक्शन होता है, उसको भी इफेक्ट करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद अ बिलियन ऑफ सेल बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। हम ये जान के आश्चर्य होंगे, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो बिलियन ऑफ सेल ही क्यों नहीं रखता हो, लेकिन जब उसके लाइफ का शुरुआत होता है तो मात्र वो सिंगल सेल से ही अपना लाइफ को शुरुआत करता है, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग के माध्यम से हम देखते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। और यही जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सेल में मल्टीप्लाई करते करते नंबर ऑफ सेल में टाइम टू टाइम जैसे जैसे उस ऑर्गेनिज्म में वृद्धि होती है, उस प्रकार से उसमें नंबर ऑफ सेल में वो इंक्रीजमेंट करता है। Both organisms are made up of a single cell. The single organisms are called unicellular।
वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो संरचना है सिंगल सेल के माध्यम से होती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जिस प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने क्रियाओं को करता है ठीक उसी प्रकार जो एक कोशिकीय जीव वाले जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो भी सारे आवश्यक फंक्शन को करने का काम करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स द डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा वो भोजन को कैप्चर करता है, पचाता भी है, रेस्पायर भी करने का काम करता है, फिर एक्सक्रीट भी करता है यानी उत्सर्जन भी करता है, श्वसन भी करता है, बढ़ता भी है और रिप्रोडक्शन की क्रिया भी करता है। यानी वो अपने जैसा संतानों उत्पत्ति करने का भी काम करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड cells forming different tissue in term form organs. Similar function in multicellular organism कहने का मतलब हुआ कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्रिया होती है और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी क्रिया होती है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। टिश्यू इन टर्म फॉर्म ऑर्गेन्स जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल को जब हम मिला देते हैं बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गेन यानी बहुत सारा। तो यहाँ पे टिश्यू मिलके टर्न में क्या करेगा अंग में टर्न कर जाएगा। द शेप appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organisms. जो अमीबा का शेप होता है वो अनियमित होता है। हालांकि अमीबा के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं पाया जाता है यानी कहने का मतलब कि वो जिस आकार में परिवर्तित करना चाहिए अपने बॉडी को उस आकार में परिवर्तित हो सकता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना तुलना उत्पन्न नहीं करता है, ये अपने अकॉर्डिंग अपना शेप में परिवर्तन करते रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वायरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जब अमीबा जैसे कि सपोज यहाँ पे ये रहा अमीबा और यहाँ पे भोजन का कोई टुकड़ा है तो ये इधर से अपना बॉडी फैलाया, इधर से बॉडी फैलाया, बाद में जाके इसको कवर करके इस फूड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको वो आगे करता है उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया अर्थात फुटपाथ। स्यूडो मतलब फल्स और पोडिया मतलब फीट मतलब पैर। एज यू लर्न इन क्लास 7 जिसके बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा था, दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फूड। यह जो स्यूडोपोडिया का जो क्रिया है ये अपीयर और डिसअपीयर होते रहता है यानी कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है। ये अमीबा के मूवमेंट और फीडिंग पे निर्भर करता है। यानी जैसे सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे अमीबा रहा और यहाँ पे भोजन रहा तो इस बॉडी को इधर किया, लेकिन सपोज यहाँ पे ऐसे रहा, इधर भोजन है, इसको ऐसे करा तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनने का काम होगा। सपोज भोजन यहाँ पे रहा तो इस बॉडी को इधर फैलाएगा तो स्यूडोपोडिया इधर दिखेगा। ये कहने का मतलब था। तो ये कभी अपीयर होता है और कभी अपीयर नहीं होता है यानी डिसअपीयर होते रहता है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। जो शेप में चेंज होता है फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया के माध्यम से, यानी जैसे जैसे स्यूडोपोडिया जिस रूप में बनता है उसके मूवमेंट के कारण अमीबा अपने फूड को कैप्चर आसानी से कर लेता है। The nerve cell neuron, the nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. एक है पॉइंट नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि जिसके माध्यम से ये मैसेज को रिसीव करता है और हमारे
ब्रेन को ये भेजने का काम करता है, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं उनके वर्किंग बैलेंस, और जैसे कि हम एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर क्या हुआ कि हम एंग्री हुए, अदर साइड से कोई पर्सन हमारे पे हाथ उठाता है, तो हमको उसको रिस्पॉन्स क्या देना है ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। लेकिन हमको चोट लगा, अगर अदर कोई हमको पीट रहा है, तो वो जो मैसेज है वो न्यूरॉन सेल के माध्यम से ही जाता है। ए वाइट ब्लड सेल, जिसको हम WBC बोलते हैं, इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप, बट while WBC is a cell, amoeba is full-fledged organism capable of independent existence। एक दूसरा पॉइंट है WBC, जो कि ह्यूमन ब्लड का एक दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि सिंगल सेल के अंतर्गत आता है। ये भी अपना शेप चेंज कर सकता है, लेकिन WBC एक सेल है। और अमीबा का बात करें तो फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि वो इंडिपेंडेंट होके चलना चाहता है, यानी वो जैसा चाहे वैसा शेप क्रिएट कर पाता है। What shape would you expect in organism with million of cells? जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मिलियन ऑफ सेल पाया जाता है, तो उनका शेप आप क्या संभावना अनुमान लगाते हैं कि उनका शेप क्या होगा बॉडी का, इसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लड, मसल या नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, या जितने भी फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंट शेप से रिलेट करना। जनरली सामान्यतः सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल एंड elongated. Some cells are long and pointed at both ends. कभी कभी सेल राउंड होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं अर्थात बेलनाकार होते हैं, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और दोनों साइड से बिंदुनुमा संरचना से यानी पॉइंटेड संरचना से वो एंड होते हैं। दे एक्साइबिट ए स्पिंडल शेप। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी लॉन्ग भी होते हैं, कभी कभी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि नर्व सेल का ही उदाहरण देख लीजिए, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाई। नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र को करने का काम करता है। यहाँ पे जैसे कि कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे कि WBC का इमेज है, और एक यहाँ पे न्यूरॉन सेल का उदाहरण है, जिसका संरचना ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यहाँ पे डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये संरचना आप देख सकते हैं। साइज ऑफ सेल यानी सेल का आकार। The size of the cells has no relation with the size of the body of the animals or plant। जो साइज ऑफ द सेल है यानी सेल का साइज है, उसका रिलेशन एनिमल या प्लांट के किसी भी बॉडी प्लांट से उतना संबंध नहीं रखता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट मच बिगर दैन दोज इन ए रेट। यह ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट का सेल है वो रैट के सेल से ही बिगड़ रहा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर नर्व सेल का हम उदाहरण लेते हैं, जो कि लॉन्ग होता है और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो रैट में भी अगर नर्व सेल पाया जाता है तो वो भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, और एलिफेंट में जो पाया जाएगा तो उसका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो दोनों में जो रिलेशन हुआ और उसके जो कार्य का जो पद्धति हुआ, दोनों में एक ही हुआ। वो भी इस मैसेज को रिसीव करेगा, ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। रैट वाले में भी जो न्यूरॉन सेल होगा वो भी मैसेज को रिसीव करेगा और ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी सेल का संरचना और इसके कार्य क्या है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें से एक एग्जांपल है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, जो कि बाद में जा कर के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी जो पाचन तंत्र है उसमें, जैसे कि अब हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ माउथ की प्रक्रिया, उसमें बाद में स्टमक भी शामिल होता है, ओइसोफेगस भी शामिल होता है, तो बाद में जाके ये सारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स लगते हैं, तब जाके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण होता है। Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption। और जितने भी ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने बोला कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, बाद में जाके वो ओइसोफेगस में जाता है, ओइसोफेगस के बाद वो स्टमक में जाता है, तो ये 3 पार्ट हुए। तो इस प्रकार से अलग अलग, अब ओइसोफेगस में जाएगा तो अलग काम होगा, मुख कुआ में जाएगा यानी बकल कैविटी में जाएगा तो वहाँ पे अलग कार्य होगा, स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे जो बचा हुआ कार्य होगा वहाँ पे होगा, फिर अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा तो सारा में अलग अलग फंक्शन क्रिएट होगा। तो इसी प्रकार से ये डिफरेंट फंक्शन को कार्य करने का काम करते हैं, जिसमें डाइजेशन, एसिमिलेशन और ऑब्जर्प्शन शामिल है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक उसी प्रकार प्लांट में जो डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं उनके द्वारा भी अलग अलग कार्य किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रूट्स के माध्यम से क्या होते हैं, जो कि रूट्स में जो भी उपस्थित मिनरल्स या वाटर होता है या जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको अवशोषित करके रूट्स क्या करता है, प्लांट के सारे पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, जिसमें जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का योगदान होता है। हमने इसके पहला पढ़ा था। ठीक एक और पॉइंट पढ़ा था कि लिप्स क्या करता है, ये जो फूड को सिंथेसिस करने का काम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगेन एक पॉइंट है टिश्यू, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि अगर कोई टिश्यू है, जैसे कि वो जो सिमिलर सेल है, अगर एक कार्य को उस ग्रुप द्वारा एक ही कार्य को किया जा रहा है तो उस ग्रुप को अगर हम मिला देते हैं तो वो बाद में जाके वो सारा क्रिया को करता है, उसको हम बोले टिश्यू। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। हमने ये भी पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम सेल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं सेल के, जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब हुआ कि कोशिका झिल्ली। जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और भी बहुत सारे कारक आते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है, साइटो कहने का मतलब सेल को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं साइटो, ओके, और प्लाज्म अर्थात लिक्विड द्रव। तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, वो एक संरचना द्वारा बंद होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी कहने का मतलब कि अगर ये कोशिका का परत है और यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस यहाँ पे पाया गया और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है अर्थात ये कोशिका द्रव है, और ये जो वाल है इसके माध्यम से ये बंद हुआ, तो इस वाल को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसका एक दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये दोनों एक दूसरे सेल से अलग अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे हमने इसके पहले ये पढ़ा कि यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, बीच में न्यूक्लियस रहा, तो न्यूक्लियस का जो वाल है वो तो अलग है और सेल साइटोप्लाज्म का जो वाल है वो अलग है। अगर ये न्यूक्लियस का जो वाल है तो हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर है यानी केंद्रक द्रव बोलेंगे। तो ये वाल और ये वाल दोनों सेपरेट रहा,
ये चीज़ बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allows the movement of substances और minerals both inward and outward। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये पोरस होता है और जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर उपस्थित होते हैं उसमें मूवमेंट करने का ये अलाउ करता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे कि सेल वाल के अंदर यहाँ पे केंद्रक भी न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जितने भी हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, तो ये सारा मूवमेंट करेंगे। थोड़ा मूवमेंट तो इधर उधर करेगा ही, तो इसमें जो मूवमेंट होता है इसको ये अलाउ करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल, यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। जिस प्रकार ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स में सेल वाल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वाल। आपने जैसे देखा होगा कि प्याज का जो परत होता है, जब आप प्याज को काटते हैं तो एक पतली झिल्ली दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एक दूसरा थिक कवर ऊपर से रहता है, उसको हम बोलते हैं सेल वाल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर ऑफ द बॉडी रहता है, राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिका द्रव। यहाँ पे आप ओनियन पील का ये देख सकते हैं चित्र, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है और ये इसमें जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वाल। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट में जो सेल पाए जाते हैं, जो कि थिक लेयर होता है बाहरी परत को, इसको हम बोलते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति। आपने देखा होगा, जैसे आप पेड़ के पास जाइए तो ऊपर वाला जो उसका पोर्शन होता है वो बहुत ही थिक संरचना वाला होता है। अगर आप काट के देखिएगा उस पेड़ को, थोड़ा सा परत हटा के देखिएगा तो उसके अंदर वाइट वगैरह या अकॉर्डिंग टू ट्री, यानी जैसा जैसा जो पेड़ होता है उसके अंतर्गत उसका छाल दिखाई देता है अलग अलग कलर में। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स में सेल मेम्ब्रेन सारे जो कंपोनेंट ऑफ दी सेल होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार सेल वाल भी प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई वाइंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। और प्लांट में जो भी प्रोटेक्शन, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा रहा या हाई वाइंड रहा या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर रहा, उन सब से इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कांट मूव। ऐसा इनमें ये वेरिएशंस पाया गया है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि आंधी वगैरह आता है तो हम तो चले जाते हैं अपने घर में, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे। तो उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा बार्क रहना चाहिए जिससे उन पे किसी भी प्राकृतिक घटना का कोई असर नहीं पड़े और वो उनको नुकसान नहीं पहुँचे। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेड एस्केंटिया, इलोडिया और रोयो। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। आपने जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर देखा था ऊपर, जो कि लीफ पिल पे ट्रेड एस्केंटिया का भी आप ले सकते हैं या इलोडिया या रोयो को भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर इजली अवेलेबल का बात करें तो ओनियन पील को आप देख सकते हैं वहाँ पे। एक ह्यूमन चिक सेल का यहाँ पे बात कर रहा है। ह्यूमन चिक सेल करने का मतलब गाल पे जो सेल का जो संरचना होता है वो कैसे, तो साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव, यहाँ पे
देख सकते हैं आप साइटोप्लाज्म कैसे है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव पाया गया उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस का संरचना दिया गया है जो कि यहाँ पे उपस्थित है। और जो ये बाहरी परत है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस के साइड का जो परत है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली। Cytoplasm, it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मध्य उपस्थित रहता है, जिसके बारे में हमने ऊपर वाले चित्र में देखा था। और कुछ अदर कंपोनेंट भी पाए जाते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं यानी कोशिकांग बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो एज ए सेल कंपोनेंट के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, जिसके बारे में हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें अलग रूप से साइटोप्लाज्म भी सेंट्रोसोम भी आता है, लाइसोसोम भी आता है। न्यूक्लियस केंद्रक, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में हम न्यूक्लियस को जानते हैं। यह सामान्य रूप से स्फेरिकल होता है और सेल के सेंटर में उपस्थित होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम इसको आसानी से माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और एक मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक यहाँ पे सेल का संरचना है, बीच में ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस का रहा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। एक पॉइंट हुआ, यानी केंद्रक द्रव। ये जो साइड वाला जो परत होगा इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाएंगे, जो लिक्विड सब्सटेंस इसमें उपस्थित रहेगा, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। और ये जो बाहर वाला परत होगा इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जितने भी सब्सटेंस पाए जाएंगे, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा। ये सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे। ये चीज़, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये भी जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं उसको मूवमेंट में आसानी से अलाउ करता है, यानी वो मूव कर पाते हैं। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. हम माइक्रोस्कोप की सहायता से, जिसका हायर मैग्निफिकेशन होता है यानी उसका आवर्धन क्षमता बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, उसमें हम न्यूक्लियस के अंदर जितने भी स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी उपस्थित होते हैं उनको देख सकते हैं और हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रकाय। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स अर्थात हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इस जिन के माध्यम से इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स यानी पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर उपस्थित होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम, अदर ऑफ स्प्रिंग करने का मतलब हुआ कि उनके अगले वंशज में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी जीन आनुवंशिक कारक का वाहक होता है। कहने का मतलब कि जितने भी हमारे मम्मी पापा में गुण पाए जाते हैं वो उनके बच्चों में भेजने का काम, ट्रांसफ़र करने का काम जीन के माध्यम से होता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम को हम कब देख सकते हैं? जब सेल में डिवाइड्स का क्रिया होता है, उसी टाइम हम इसको देख सकते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. न्यूक्लियस भी इस रोल में भूमिका निभाता है जिसमें वो सेल के एक्टिविटी को
कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि सेंटर में उपस्थित होता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग सेल का जो एंटायर कंटेंट टोटल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम मिला देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, और यह एक सेल का लिविंग सब्सटेंस के रूप में उपस्थित है। और प्रोटोप्लाज्म का खोज 1839 में पुरकिंजे द्वारा किया गया था। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूक्लियस की संरचना होती है, तो क्या एक बैक्टीरिया का अगर हम तुलना करें ह्यूमन बींग से, तो क्या उनके सेल में भी जो न्यूक्लियस पाया जाता है क्या सेम एज मल्टीसेलुलर ह्यूमन बींग्स के जैसा ही होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा नो, अर्थात नहीं। यानी जितने भी बैक्टीरिया सेल है इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, जैसा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल। जो सेल बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहते हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आसानी से अगर हम बात करें कि हम वैसे जीव को जिसको हम अपने अनएडेड आई के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, यानी हम खुले आँख से नहीं देख पाते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखेंगे। प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिल के बना गया है, जैसे कि प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब होता है आदिम, यानी पहले के टाइम के पीपल। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि माना जाता है कि इनसे ही बाद में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का नेम आता है। द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अदर साइड अगर हम ओनियन सेल और चिक सेल का बात करें, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और डिज़ाइन किया गया रहता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं। और ऑल ऑर्गेनिज्म अदर दैन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, ये सारे यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक आनुवंशिक वाहक कर्ता मानते हैं, यानी ये ट्रांसफर करने का काम करता है, जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पेरेंट में पाए जाते हैं वो उनके आने वाले वंशज में उनको वो प्रदान करता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑन टू यू। यानी कहने का मतलब हुआ कि मम्मी पापा से हमको कुछ गुण मिल जाता है। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। सपोज अगर आपके पापा के पास ब्राउन आइज है तो हो सकता है कि आपका जो आई कलर हो वो भी ब्राउन आइज हो। अगर सपोज मदर के पास कर्ली हेयर है तो हो सकता है कि उनके ऑफ स्प्रिंग में कर्ली हेयर आए। हाउएवर, हालांकि द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा होता है कि जैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पाए जाते हैं जिस प्रकार के बॉडी में, वो वैसा ही रिजल्ट देता है। यानी जैसा जिन का संरचना होगा, जैसा जिन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक उसी प्रकार से रिजल्ट मिलेगा और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे। एक पॉइंट है वैक्यूल। वैक्यूल मतलब राजधानी होता है। वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? क्या आपने साइटोप्लाज्म के अंदर जो खाली संरचना देखा, क्या आपने उसको नोटिस किया? उसको हम बोलते हैं वैक्यूल अर्थात राजधानी। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल। यह एक सिंगल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि एक ओनियन सेल में संरचना पाया जाता है। चिक सेल्स हैव smaller vacuoles, larger vacuoles are common in plant cell. Vacuole in animal cell are much smaller. अगर हम प्लांट और एनिमल सेल का बात करें कि किस में वैक्यूल की संरचना बड़ी होती है, तो प्लांट में जो वैक्यूल की संरचना है वो ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उनको पानी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है।
और ऑब्जर्वेशन वो करके अपने में संचित रखते हैं। और उसके तुलना में अगर एनिमल या ह्यूमन बीइंग का बात करें तो वैक्यूल्स की जो संरचना है वो छोटी होती है। कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, यानी प्लांट और एनिमल सेल के बीच में तुलना करना कि कौन कौन से पार्ट एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन कौन से पार्ट नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट सेल का अगर बात करें तो प्लांट सेल में क्या, तो एक सेल वाल पाया जाएगा, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के रूप में हम जानते हैं। वैक्यूल्स प्लांट में भी पाया जाएगा, एनिमल्स में भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस दोनों में ही रहेगा, साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का बात करें यानी हरित लवक, तो वो प्लांट में पाया जाएगा लेकिन मानव वाले में नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड एनिमल में नहीं पाया जाएगा लेकिन प्लास्टिड के रूप में, जैसे कि प्लास्टिड को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो 3 पार्ट है तो ये सारे पार्ट एनिमल वाले में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जैसे कि आप एनिमल और प्लांट सेल को कैसे कंपैरिजन करें। और जैसे कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में उपस्थित रहता है, सेल वाल भी उपस्थित रहता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट रहता है और सेल वाल एनिमल सेल में उपस्थित नहीं रहता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसमें भी प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, इसमें भी प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट, इसी में बड़ा होता है किसी में छोटा होता है। इस प्रकार से हम इसका तुलना कर सकते हैं। समरी के रूप में, यानी हमने कीवर्ड्स के रूप में क्या क्या पढ़ा, तो सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स और जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गेन, ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट्स, स्यूडोपोडिया, टिश्यू, यूनिसेलुलर, वैक्यूल और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेन्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्मॉलर पार्ट्स से बनते हैं, उनको ऑर्गेन्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमने पढ़ा कि जो सेल है वो सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है और टिश्यू क्या करता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करता है। इस प्रकार डिफरेंट पार्ट इसमें शामिल होते हैं। Organ are made up of still a smaller part. The smallest living part of an organism is a cell. जो smallest living part of an organism है उसको हम सेल बोलते हैं। सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में ऑब्जर्व किया गया था, जो कि एक बार का ट्री था, यानी जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। और उन्होंने पता किया कि ये वैरायटी ऑफ शेप और साइज रखते हैं। नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, यानी हम सेल का संख्या हाथी और एक चूहा का बात करें तो दोनों में सेम नहीं बता सकते हैं, यानी दोनों का अलग अलग होगा। सम सेल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आई, हेंस एग इज एन एग्जाम्पल। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसको हम अपने आँख के माध्यम से देख पाते हैं, जैसे कि एक मुर्गी का अंडा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका संरचना सिंगल सेल के माध्यम से होता है और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका संरचना बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और जो एक सेल वाले होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे फंक्शन को करने का काम करते हैं। सेल के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट शामिल होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब हुआ कोशिकांग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म नहीं, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये टोटल आते हैं। और तीसरा रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि साइटोप्लाज्म के माध्यम से सेपरेट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके जो बाहरी संरचना है उसको बोलते हैं। सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सेल अगर उसके अंदर केंद्रक नहीं है तो वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहा तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, और इस प्रकार के सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इज हैविंग एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म सेल वॉल। प्लांट और एनिमल सेल का अगर डिफरेंस बात करें तो प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों में। कलर बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली।
जैसे कि जो प्लास्टिक के माध्यम प्लास्टिक जिसको हम हिंदी में लवक बोलते हैं, उसके माध्यम से अलग अलग कार्यों को प्लांट में किया जाता है। जैसे कि एक क्लोरोप्लास्ट का उदाहरण है, जिसके को हम ये बोलते हैं हरित लवक, जो पौधों को हरा करता है। एक है तीन पाए जाते हैं, जैसे कि वर्णी लवक और वर्णी लवक और एक हरित लवक। तो तीन पार्ट ये जो हुए। यहाँ पे ये जितने भी प्लास्टिक पाए जाते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अदर साइड देखें प्लांट सेल में तो ये सारे पाए जाते हैं। और जो हरित लवक है यहाँ पे उसके अंदर वो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण हम उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट सेल हैज़ ए बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल की संरचना होती है वो बड़ी होती है एनिमल सेल के तुलना में। तो आपका लेसन होता है समाप्त। तो कैसा लगा आपको लेसन ज़रूर बताइएगा, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।